एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे। रोहित बहुत तेजी से अपनी कार को चलाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। बारिश और आंधी इतनी तेज थी कि बस गाड़ी का बॉनेट ही दिख पाए ठीक से, वही बहुत था। लेकिन रोहित को कौन समझाता। एक बम्पर सड़क पर क्रॉस करते ही कुछ शायद इतनी स्पीड में कार के चलते हुए बम्पर पर गुजरने से ढीला हो गया था, जिसकी वजह से खटर पटर लगी हुई थी। रोहित ने सोचा कि जरा सा ही और जाना है, तकरीबन 10 किलोमीटर ही था, तो ज्यादा परेशान न होकर उसने गाड़ी की रफ्तार वैसे ही बनाए रखी और कार चलाता रहा कि जब अचानक गाड़ी का बॉनेट एकदम अचानक एक झटके से खुला और खुलकर इतनी तेज विंडशील्ड से टकराया कि पूरा कांच छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरकर कार के सामने की सीट पर फैल गया। थोड़े बहुत कांच के टुकड़े आकर रोहित के भी धंस गए और आखिरकार गाड़ी डिसबैलेंस होकर के एक पेड़ से टकरा गई और रोहित की मौत हो गई। रात के तकरीबन 2:30 बजे थे। प्रतीक का फोन बजा तो किचन में प्लेट्स रख रहा था। वो जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा आया और चार्जिंग पर लगा मोबाइल रिसीव किया तो उधर से कुशल ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई जल्दी से नेशनल हाईवे पर आजा भाई, रोहित की कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो मारा गया है। कह रहे हैं कि 3 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ था और तुरंत ही मर गया है। भाई हम सबको छोड़कर चला गया रोहित भाई, हम सबको छोड़कर चला गया। ये सब सुनकर प्रतीक थोड़ा चिढ़ गया था और वो कुशल पर चिल्लाया, देख फालतू ना रोहित के साथ मिलकर मजाक करके मेरा दिमाग मत खराब कर, थक गया हूं। हाँ सोना है मुझे, और हाँ मजाक के पहले सोच समझ लिया करो तुम दोनों। अभी 20 मिनट पहले रोहित यहां मेरे घर से निकला है, तो कैसे 3 घंटे पहले मर गया भाई। कुशल ने पूरी बात सुनी तो जैसे उसके गले से सांप लिपट गया था कोई। घबराकर हकलाते हुए उसने कहा, भाई क्या बोल रहा है यार तू पागल हो गया क्या? अरे वो सचमुच मारा गया है। अभी पुलिस का फोन आया था। एक काम कर, आजा हाईवे के पुराने चौक पे, मैं तेरे को मोड़ पर ही मिलता हूं, हम दोनों साथ में चलते हैं। प्रतीक ने भी तुरंत काम धाम छोड़ छाड़कर वहां पहले जाना बेहतर समझा। क्या पता सचमुच कुछ हुआ हो, लेकिन कैसे? क्योंकि अभी 20 मिनट पहले तक तो रोहित यहीं घर पे ही बैठा था। प्रतीक भी निकल पड़ा उसी बरसात में कुशल के पास और कुछ ही देर में हाईवे के पुराने चौक के सामने प्रतीक भारी बरसात में गाड़ी कोने में ले रहा था। कुशल सामने एक बिल्डिंग की खिड़की के छज्जे के नीचे छाता लिए हुए बारिश से बचने को खड़ा हुआ था, जिसके ठीक सामने जाकर प्रतीक ने अपनी गाड़ी लगाई, अपनी उल्टी तरफ की खिड़की का कांच नीचे किया और बरसात की उस आवाज में कुशल से कहा, आजा कुशल, अंदर आजा। कुशल छाते को बंद करके बैठने के बजाय छाता सर पे लिए हुए नीचे झुका और प्रतीक से बोला, क्यों बैठूं आपकी गाड़ी में भाई साहब? ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे, तो फिर क्यों बैठूं? प्रतीक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। वो कुछ बोलने को खुले कांच से सर निकालने ही जा रहा था जब उसकी ओर की खिड़की के कांच पर जोर जोर से किसी ने खटखटाया। प्रतीक कुशल की बात भूलकर देखने को पलटा कि उधर कौन है, तो उसको अब थप्पड़ जैसा नहीं बल्कि हजारों वोल्ट का झटका लगा। सामने कुशल खड़ा था और कांच खटखटाता हुआ दबी हुई आवाज में बाहर से चिल्ला रहा था, प्रतीक दरवाजा खोल, साले भीग रहा हूं मैं इधर, खोल दरवाजा।
एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। प्रतीक तो सन्न रह गया था ये देखकर। तुरंत ही पलटकर प्रतीक ने वापस देखा तो एक पल को लगा जैसे दम घुटने लगा था उसका। दूसरी तरफ कोई नहीं था। प्रतीक ने वापस दूसरी ओर देखा तो कुशल अभी भी गाड़ी के शीशे को खटखटा रहा था। प्रतीक ने गाड़ी का लॉक खोला। कुशल अंदर बैठकर पानी झाड़ने लगा रेनकोट से और गुस्से में कहने लगा, अरे पागल, हाँ, कब से खटखटा रहा था मैं? तू बहरा हो गया क्या? हाँ, मजाक सूझ रहा है? मैं इधर खड़ा खिड़की ठोक रहा हूं और तू पता नहीं उधर क्या बकबक किया जा रहा था। अब चल, बढ़ा गाड़ी। प्रतीक चाह कर भी कुछ बोल न पाया। मुंह खोलकर बोलने की कोशिश की लेकिन एक भी लफ्ज नहीं निकला। खैर, प्रतीक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। उसी खराब मौसम में वो चल पड़े हाईवे पर, वहां जहां कुशल का कहना था कि रोहित का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ आगे गए ही थे जब कुशल ने फिर से कहा, भाई एक मिनट गाड़ी रोक, सिगरेट ले लूं जरा। प्रतीक ने कार साइड में लगाकर रोकी। रास्ता पार करके दुकान तक जाने को कुशल उतरा और उसी भारी बरसात में उतरकर कुशल सर पर हाथ से पानी रोकने की बेवकूफों जैसी कोशिश करता हुआ दुकान तक भाग ही रहा था जब अचानक नीचे सड़क पर टूट कर गिरा हुआ एक हाई टेंशन बिजली का तार था जिसपे कुशल का जूता पड़ा और बरसात के ठंडे पानी में कुशल के बदन में पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक एक एक सर्रे में इतनी बिजली कुछ ही लम्हों में दौड़ा दी कि कुशल धुआं धुआं होकर वहीं झुलसकर तड़पता हुआ गिर पड़ा और बिना चीखे ही इस दुनिया से प्रतीक की आंखों के सामने चल बसा। प्रतीक की आंखें ये मंजर देखकर उसी पे ठिठक के रह गई। आसपास दुकान पर खड़े लोग डंडा लेकर कुशल को छुड़ाने की कोशिश करने लगे लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि कुशल मर चुका था। प्रतीक जब तक कुशल तक धीमे धीमे कदमों से इस उम्मीद से पहुंचा शायद वो कराहता हुआ उठेगा और कहेगा, अरे दिखाई नहीं ये तार, चल 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 घर चलते यार। तब तक कुशल इस दुनिया से बहुत दूर पहुंच चुका था। प्रतीक की आंखों के आंसू इस ठंडी बरसात के पानी में भी गर्माहट महसूस करवा रहे थे। प्रतीक किसी मूरत की तरह खड़ा हुआ अपने दोस्त कुशल की बेजान अकड़ी हुई लाश पथराई आंखों से देख रहा था और उसके देखते देखते ही अचानक प्रतीक ने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नंबर देखा तो एक बिजली का झटका उसे अब लगा क्योंकि फोन करने वाला कोई और नहीं रोहित था जिसकी मौत की खबर पाकर प्रतीक और कुशल निकले थे और रास्ते में कुशल मारा गया। रोहित के नंबर से बजता फोन देखकर प्रतीक के होश ही उड़ गए। उसी ठंडी बारिश में उसे आंसुओं के साथ पसीने की बूंदों की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। उसने घबराते हुए फोन उठाया और हकला कर कहा, हेलो। तो उधर से आवाज आई, अरे प्रतीक तू कहाँ है? शायद अपना वॉलेट तो तेरी गाड़ी में ही भूल गया हूं यार मैं। प्रतीक ने गाड़ी में झांका तो देखा वॉलेट पिछली सीट पर पड़ा था। उसने कहा, लेकिन कुशल ने तो कहा था कि तू एक्सीडेंट में मारा गया, तू जिंदा? भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अपनी ही मौत की खबर सुनकर कोई भी सकते में आ जाएगा। रोहित जरा घबराते हुए बोला, भाई तू पागल हो गया क्या? क्या बकवास क्या कर रहा है बे? जिंदा नहीं हो तो क्या मेरा भूत तुझे फोन कर रहा है? और मर गया तो वॉलेट लेकर क्या करूंगा मैं? तू है कहां पर? प्रतीक जैसे अभी तक किसी बर्फ की सिल्ली जैसा जमा हुआ था और अब अचानक पिघल गया। प्रतीक ने
रोते रोते रोहित को पूरी बात बताई और बताया कि इस वक्त कुशल की लाश उसके सामने पड़ी थी। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। रोहित ने तुरंत कहा, प्रतीक, अगर तू मजाक कर रहा है ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं आ रहा हूं, तू वहीं पर रुकना और टेंशन मत ले, मैं अभी तुरंत आ रहा हूं। ये इंडिया की सड़कें भी ना यार, एक बम्पर आया नहीं कि बस गाड़ी पूरी बजने लगती है। तू टेंशन मत ले प्रतीक, मैं अभी तुरंत आ रहा हूं। इतना ही कह पाया था रोहित कि जब गाड़ी का बॉनेट अपने आप अचानक खुल गया और सामने का शीशा चकनाचूर होकर ऐसा बिखरा कि गाड़ी सीधे सामने एक पेड़ से जा टकराई। और रोहित सचमुच वैसे ही एक्सीडेंट में मारा गया जैसे एक्सीडेंट की बात कुशल ने की थी। प्रतीक जैसे नर्मदिल इंसान ने एक ही रात में अपने दो सबसे अच्छे दोस्त खो दिए। इसका ऐसा असर पड़ा उस पर कि प्रतीक बुरी तरह पढ़ाई लिखाई से मन उचाट करके हर वक्त घर में बंद रहने लगा। घर से दूर होने की वजह से यहां रहने वाले रिश्तेदारों ने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की। रिया नाम की साइकियाट्रिस्ट ने प्रतीक के बारे में पूरी बात को अच्छी तरह से समझा और ठीक वक्त पे हफ्ते में 3 दिन जाकर प्रतीक को देखने लगी। प्रतीक की हालत सुधरने में तकरीबन 4 महीने का समय लगा, लेकिन इस दौरान दोनों में प्यार भी हो गया। प्रतीक बहुत तेजी से ठीक होने लगा, बेहतर होने लगा और कुछ ही वक्त में वो बिल्कुल ठीक था। आज प्रतीक को अपनी नौकरी का ऑफर लेटर मिला था। उसने सोचा कि आज ही रिया को डिनर डेट पर ले जाएगा और अपने दिल की बात कह के उसे शादी के लिए पूछेगा। प्रतीक तय किए हुए 5 स्टार रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तो दूर से देखा एक बेहद खूबसूरत लाल लंबी गाउन जैसी ड्रेस में रिया उसकी ओर पीठ किए हुए खड़ी, शायद मेन्यू कार्ड देख रही थी। प्रतीक ने अपनी टाई ठीक की और रिया के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया पलटी और प्रतीक के मुंह से निकला, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मेरी फियांसे बैठी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस लड़की ने भी पलटकर बस मुस्कुरा दिया। प्रतीक ने शुक्र मनाया कि उसे जलील नहीं होना पड़ा इतने लोगों के बीच, और फिर 2nd फ्लोर पे बने इस रेस्टोरेंट के कांच के दरवाजे पर खड़े होकर नीचे सीढ़ियों पर नजर डाली तो प्रतीक बस देखता ही रह गया। बेहद खूबसूरत लग रही थी रिया, सचमुच वैसा ही लाल रंग का लंबा गाउन जैसा ड्रेस पहने हुए सीढ़ियां चढ़ती हुई प्रतीक को देखकर मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी। प्रतीक ने भी सोचा कि क्या इत्तेफाक है। मुस्कुराता हुआ वापस एक बार उस लड़की की ओर पलटा जिसे पहले रिया समझ बैठा था तो देखा कि वो सीट खाली पड़ी थी और वो रिया जैसे दिखने वाली लड़की कहीं भी नहीं थी। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। प्रतीक उस लड़की को ढूंढ ही रहा था जब अचानक उसकी पीठ पीछे सीढ़ियों पर से एक चीख गूंजी। प्रतीक की आंखों के सामने रिया का पांव फिसला और वो सीढ़ियों पर उल्टी होकर सर के बल गिरी, जिससे उसकी गर्दन और सर की हड्डियां टूट गईं और लगभग तुरंत ही उसकी मौत भी हुई। प्रतीक एक बार फिर मौत के आगे जिंदगी को हारता हुआ देख रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, न वो चीख पाया न वो कुछ भी कह पाया। बस एक बार फिर से आंसुओं की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी उसे। बिल्कुल वैसा ही हाल था उसका इस वक्त जैसा कॉलेज में 7 महीने पहले उत्तम और गौतम का हुआ था। दोनों जुड़वा भाई थे, दोनों
पढ़ने लिखने में तो तेज थे ही, शरारती भी बहुत थे। कभी दोनों अकेले नहीं होते थे। हर जुड़वा भाई बहनों में जरा सा कुछ न कुछ फर्क जरूर होता है, लेकिन इन दोनों में कौन उत्तम है और कौन गौतम, ये पहचानने में कभी कभी इनके मां बाप भी धोखा खा जाते थे। एक दफे किसी बात पर दोनों भाइयों और रोहित, प्रतीक और कुशल में झगड़ा हो गया, तो ये तीनों जानते ही थे कि एक साथ इन दोनों भाइयों से पार पाना मुश्किल है। तीनों ने उत्तम को एक रात घेरा और हाईवे पर एक ट्रक के सामने धक्का मार दिया। गौतम अपने आप अकेला पड़ गया। अपने भाई की मौत का सुनकर वो सहम गया और तीनों ने उसे भी नहीं छोड़ा। पानी की टैंक में उसे बंद कर दिया था, लेकिन भूल गए थे कि ठीक रात के 3 बजे पंप चला के टैंक में पानी भरा जाता है। कभी ऐसी हैवानियत का सोचा नहीं था किसी ने। उसी हाईवे पर उस सुबह रोहित जैसे किसी को कुशल ने देखा था, तो रोहित मारा गया। फिर कुशल जैसे ही किसी को प्रतीक ने देखा और कुशल मारा गया। फिर रिया जैसी दिखने वाली लड़की प्रतीक ने देखी, तो रिया भी मारी गई। प्रतीक के लिए अब यहां इस शहर में रहना या रुक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने ट्रांसफर उसी शहर में लिया जहां उसका घर था। मां बाप थे और सामान वगैरह लेकर अगली ही सुबह ट्रेन पकड़ ली उसने। 22 घंटे लगने थे घर पहुंचने में। पूरे वक्त सफर में घबराहट और डर के मारे प्रतीक का हाल इतना खराब था कि ना कुछ खाया ना पिया। आंखों में पूरी रात तो काट दी, लेकिन सुबह सुबह नींद आ ही गई और सोचा कि चलो जान बची। इतनी दूरी में अब कोई कैसे उसका नुकसान करेगा, और करना होता तो अभी तक तो नुकसान हो ही जाता। सब तो मर ही गए थे। वो इसलिए बच गया क्योंकि उसकी जिंदगी अभी और भी आगे लिखी थी। प्रतीक उठकर सीधे वॉश बेसिन की ओर चल पड़ा कि कम से कम मुंह तो धो ले। बेसिन पे पहुंचा तो एक आदमी वहां पर पहले से मुंह धो रहा था। प्रतीक ने सोचा मुंह ही धो रहा है, 2 मिनट में हट जाएगा, लेकिन वो आदमी मुंह धोए ही जा रहा था। आखिरकार प्रतीक ने खींच कर कहा, अरे अब क्या नहा कर हटेंगे आप? इतना सुनकर वो आदमी उठकर सीधा खड़ा हुआ और बेसिन के सामने लगे शीशे में मुस्कुराता हुआ प्रतीक को देखते हुए बोला, आराम से मुंह तो धो लेने दीजिए भाई साहब, क्या पता ट्रेन से जिंदा उतरूंगा या मुर्दा। उस शीशे में उस आदमी की मुस्कुराती सूरत देखकर और सर्द आवाज में यह बात सुनकर प्रतीक की सांसें हलक में अटक कर रह गई, क्योंकि शीशे में दिखने वाली वो मुस्कुराती सूरत जो बेसिन पर मुंह धो रही थी, वो किसी और की नहीं, खुद प्रतीक की थी। इसका मतलब अब बारी प्रतीक की थी। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। कमेंट करना इमीडिएटली वीडियो के नीचे एंड बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।